नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, वैसे तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो का टाइटल है आहड़ सभ्यता। तो आज की इस वीडियो में हम आहड़ सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, वैसे तो आपने इस टॉपिक को अलग अलग कोचिंग नोट से या मैं कहूँ बुक से और गाइड से तैयार किया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के रूप में अभी तक आप इसे पढ़ते आए हैं। आज हम इसे एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जितनी भी फैक्ट बनते हैं इस टॉपिक से उन्हें वन लाइनर के रूप में तैयार कर दिया है। तो ये एक तरह से आपके पास प्रिपेयर्ड नोट्स हैं। इसके बाद आपको किसी भी कोचिंग नोट्स की या गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से अपने नोट्स को एज इट इज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को मैंने आरबीएससी से तैयार किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक आती है क्लास 10th की इतिहास और संस्कृति के नाम से, वहाँ से मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप यहाँ से इसको तैयार करते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो इस टॉपिक से बाहर चला जाए। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने इस तरह की और भी वीडियोज़, शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़, रीड और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है जो अपने चैनल पर डाली हुई है। सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए गाइज, अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आहड़ सभ्यता। तो गाइज, हम आहड़ सभ्यता के नगर को मैंने एक घर के रूप में, घर की पिक्चर के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो भी अगर आप इस तरह से इसे शो करेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये घर है। घर के अंदर क्या है, घर के अंदर जो दीवारों में ईंटें लगी हुई है, ठीक है। सबसे फर्स्ट फैक्ट क्या है इसका कि घर के अंदर जो दीवारों में जो ईंटें लगी हैं वो क्या थी, कैसी थी, जो ईंटें थी वो धूप में सुखाई हुई ईंटें थी। तो वैसे तो आपको पता है कि जब भी घर के अंदर जो भी ईंटें लगती हैं उन्हें जो भट्टी में तैयार किया जाता है, ठीक है, आग में भट्टी में पकाकर फिर तैयार किया जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जितनी भी जो ईंटें थी, ठीक है, जितनी भी ईंटें इसमें लगाई जाती थी, यानी जो आहड़ सभ्यता के नगर में, ठीक है, जितने भी घर होते थे उन घरों के अंदर किस तरह से ईंटें लगती थी, तो वो ईंटें लगती थी जो कि धूप में पकाकर, धूप में तैयार करके और फिर बनाई गई थी, ठीक है। तो धूप में सुखाई गई या धूप में पकाई गई ईंटें और पत्थरों का यूज़ किया जाता था। ये इसकी स्पेशलिटी है। और यही स्पेशलिटी आपको कालीबंगा में भी देखने को मिलती है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ भी जो ईंटें थी वो धूप में तैयार करके ही बनाई जाती थी, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट आपको यहाँ से ये याद रखना है। बात करते हैं अब अपने सेकेंड फैक्ट की। तो सेकंड फैक्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड फैक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब ये घर है, ठीक है। अब घर किसमें, ओब्वियसली मिट्टी में ही बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, घर जो है वो मिट्टी में बना हुआ था, ठीक है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं खेत में बना हुआ था। इसके अंदर क्या था, वहाँ पर एक रिवाज था कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उसे गहनों के साथ ही और आभूषण के साथ, ठीक है, गहने कह लीजिए, आभूषण कह लीजिए, उनके साथ उसे अच्छे से तरह से तैयार करके और फिर दफनाया जाता था। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और तैयार हो करनी है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर अब जो सिस्टम है वो क्या है, मृत्यु के बाद जला देने की सिस्टम है, ठीक है, जला देते हैं। तो वहाँ पर क्या है, ये सिस्टम नहीं था। वहाँ की जो पद्धति थी या मैं कहूँ जो सिस्टम था वो कैसा था कि वहाँ पर दफनाया जाता था। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता था, कब्रिस्तान होता था, कब्रें होती थी। तो ये भी फैक्ट आपको दूसरा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए आपको बता दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या होता था, मृत्यु के बाद वहाँ पे दफनाया जाता था। कैसे दफनाया जाता था, अब यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उसे मिट्टी में दफनाया जाता था, किसके साथ, आभूषणों के साथ, यानी अच्छे से तैयार करके उसके जितने भी आभूषण होते थे, ठीक है, सोने के जितने भी आभूषण होते थे, जो भी आभूषण होते थे उन गहनों के साथ, आभूषणों के साथ उसको दफनाया जाता था। तो ये आपका सेकंड फैक्ट है, यहाँ पे मिट्टी में गहनों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटी सी पिक्चर भी बना दिया है मैंने यहाँ पे। ये आपका कब्र हो गई, ठीक है, इसके अंदर ये गहने छोटे से, इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो दो फैक्ट यहाँ से तैयार हो गए। तो तीसरे यहाँ पर पद्धति कैसी थी, यहाँ पर दफनाए जाने की पद्धति थी। गाइज, अब बात करते हैं अपने थर्ड फैक्ट की। तो थर्ड फैक्ट है यहाँ हमारा गहने, और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता था, मिट्टी के बर्तन में। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे कोई भी धातु है, ठीक है, जैसे सोना है या चांदी है, तो कुछ सालों के बाद अगर आप उसे मिट्टी में दबा देंगे तो कुछ सालों के बाद कोई भी वस्तु है
ठीक है। प्लास्टिक को छोड़ के अगर कोई भी धातु है तो वो क्या होती है, कुछ समय के बाद गलने लग जाती है। जैसे लोहा हो या कोई भी मटेरियल है, सोना है, चांदी है, कोई भी धातु है, तो वो कुछ समय के बाद क्या होगा, गलना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो गलने के बाद क्या बन जाएंगे, उसमें बर्तन बन जाएंगे मिट्टी के। ठीक है। अब कोई भी धातु गल के क्या बन जाएगी, मिट्टी ही बन जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ मिलती थी, मिट्टी के बर्तन मिलते थे। ठीक है। क्या चीज़ मिलती थी, मिट्टी के बर्तन मिलते थे। तो ये आपका थर्ड फैक्ट है कि यहाँ पर कैसे बर्तन मिलते थे, मिट्टी के बर्तन। गाइस ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, लेकिन यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस तरह के बर्तन मिलते थे, तो मिट्टी के बर्तन मिलते थे। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्ट की। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी कि आपको ऐसे याद रखना है कि जब कोई भी गहना है, आभूषण है, वो गल जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिट्टी के बर्तन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ अब बात करते हैं, तो एक चीज़ और सोचने वाली है कि मिट्टी का कलर है, अब उस धातु की वजह से उस मिट्टी कलर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है। ठीक है। तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका रंग जो है वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो कलर चेंज होने के बाद हमारे यहाँ से फोर्थ फैक्ट बन जाता है कि इस संस्कृति को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र माना गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इस संस्कृति को लाल काले मिट्टी से बने बर्तन वाली संस्कृति माना गया था। तो ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है आपको कि जो बर्तन वाली संस्कृति यानी लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति किसे कहा जाता है, तो आहड़ संस्कृति या आहड़ सभ्यता को। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फोर्थ फैक्ट आपको यहाँ पे हो गया। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि जब भी कोई धातु है गल जाएगी तो मिट्टी कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर कैसा बन जाएगा, लाल या काली मिट्टी ही बन जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। 4 फैक्ट यहाँ से आपके तैयार हो गए हैं। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ फैक्ट की। तो फिफ्थ फैक्ट है गाइस यहाँ से आपका कि यहाँ पर जो सिस्टम था, ठीक है, जो मृत्यु का सिस्टम था, तो वहाँ पर एक अवधारणा है जो उसके पीछे एक अवधारणा मानी जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट अवधारणा है, इसलिए हमने इसे अलग फैक्ट के रूप में पढ़ा है। ठीक है। तो ये अवधारणा क्या थी कि वहाँ के लोग ये मानते थे कि अगर व्यक्ति को मृत्यु के बाद दफनाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि कुछ सालों के बाद वो क्या होता है, व्यक्ति जिंदा रहता है। ठीक है। तो वो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति में जीवन होता है, और इसी सिस्टम या इसी रिवाज को मानते हुए वो क्या करते थे, व्यक्ति को गहनों के साथ अच्छे से तैयार करके और फिर दफनाते थे। तो ये आपका एक फिफ्थ फैक्ट है कि व्यक्ति जो है मरकर भी जिंदा रहता है, यानी मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ऐसी इनकी अवधारणा थी, ऐसा इनका मानना था। तो ये आपका फिफ्थ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा को किस सभ्यता के लोगों का मतलब मानना था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आहड़ सभ्यता के लोग ये मानते थे कि व्यक्ति का मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की। तो ये आपका सिक्स्थ फैक्ट हो गया यहाँ पर कि इसके अंदर आप कंसीडर करके चलते हैं, घर के अंदर क्या होता है, सभी के घरों में क्या होते हैं, बर्तन होते हैं। ठीक है। तो अब इस घर के अंदर या मैं कहूँ इस नगर के अंदर किस तरह के बर्तन थे, तो इस घर के अंदर यानी इस नगर के अंदर जो उपकरण मिलते थे, ठीक है, जो उपकरण मिलते थे, उपकरण का मतलब होता है औजार मिलते थे। ठीक है। तो हम अब तो जैसे घरों में क्या है, किस तरह के औजार मिलते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोहे के औजार होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो औजार मिलते थे वो कैसे थे, तांबे के औजार मिलते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है गाइज। इस टॉपिक से 2013 थर्ड ग्रेड के अंदर 2 क्वेश्चन लेवल 1 में और 1 क्वेश्चन आपका लेवल 2 के हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पूछा गया था, राजस्थान जीके के पोर्शन में। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। तो बात करते हैं सिक्स्थ फैक्ट की। तो यहाँ पर जो उपकरण मिलते थे या मैं कहूँ औजार मिलते थे वो किस तरह के थे, तांबे के मिलते थे। ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और तांबे के कारण ही, यानी कि तांबे का ज़्यादातर यूज़ होता था, तांबे के उपकरणों का मैक्सिमम यूज़ होता था, इसलिए इस संस्कृति को या मैं कहूँ इस नगरी को ताम्रवती नगरी कहा गया था। ठीक है। ताम्रवती नगरी यानी जहाँ पर तांबे के उपकरण है उनका मैक्सिमम यूज़ होता हो, तांबे धातु का ज़्यादातर यूज़ होता हो, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहा गया था। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अब अपने कुछ अलग फैक्ट की। ठीक है। ये कुछ फैक्ट है, आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नगर को एक घर के रूप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। अब ये घर है, इस पिक्चर के रूप में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब इसमें आपको फैक्ट तैयार कर लेने हैं। घर है तो घर के अंदर क्या होता है, घर की दीवारें होती है, उसमें ईंटें लगी होती है। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि जो इसमें ईंटें लगी हुई थी, यहाँ के घरों में जो ईंटें यूज़ होती थी
वो कैसी थी, धूप में सुखाकर पकाकर तैयार की हुई ईंटें थी। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि भट्टियों में तैयार की जाती है, बट यहाँ पर क्या है, धूप में सुखाकर। ये इंपॉर्टेंट है कि धूप में सुखाकर बनाई जाती थी, ठीक है, और उन्हीं का यूज इसमें किया जाता था। सेकंड फैक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर यहाँ पर जैसे मिट्टी में क्या करते थे, दफनाते थे, ठीक है। इनका जो सिस्टम था वो क्या था कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद दफनाया जाता था। तो यानी कि यहाँ पर आपको कब्रें वगैरह ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। जलाने की पद्धति नहीं थी, यहाँ पर दफनाने की पद्धति को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और थर्ड फैक्ट की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर क्या था कि व्यक्तियों को गहनों के साथ, आभूषणों के साथ दफनाया जाता था, ठीक। थर्ड फैक्ट हो गया। फोर्थ फैक्ट क्या था कि इसके पीछे क्या अवधारणा काम करती थी, या मैं कहूँ इनकी विशेष अवधारणा क्या थी, तो वो ये थी कि व्यक्ति जो है मृत्यु के बाद भी उसका जीवन रहता है, ऐसी अवधारणा पर ये काम करते थे, ठीक है। तो मृत्यु के बाद भी जीवन, ये इनकी अवधारणा थी। ये नेक्स्ट फैक्ट हो गया आपका। इसके बाद करते हैं एक और फैक्ट की बात। तो गहने जो थे वो यानी कि यहाँ पर किस तरह के बर्तन मिलते थे, तो मिट्टी के बर्तन मिलते थे। इसकी ट्रिक क्या है, कैसे तैयार करना है कि जब व्यक्ति को गहनों के साथ दफनाया जाता है तो गहने क्या हो जाते हैं, मिट्टी के बर्तन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कुछ साल बाद वो गल जाएंगे और वो मिट्टी ही बन जाएंगे। तो यहाँ से दो फैक्ट एक साथ तैयार हो जाएंगे कि अगर गल जाएंगे तो मिट्टी के बर्तन के रूप में तैयार हो जाएंगे। सेकंड, और वो मिट्टी किस तरह की बनेगी, उस मिट्टी से किस तरह के बर्तन बनेंगे, तो वो मिट्टी जो है उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा और वो लाल और काली मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ फैक्ट आपका, लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र था। इसको क्या माना जाता है, लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट फैक्ट की। तो लास्ट फैक्ट यहाँ से हमारा ये है कि यहाँ पर जो उपकरण यूज होते थे, ठीक है, औजार यूज होते थे, जैसे अभी लोहे के औजार यूज होते हैं, यहाँ पर कौन से औजार यूज होते थे, तो यहाँ तांबे के औजार यूज होते थे, ठीक है। तांबे धातु से बने हुए औजारों का ही यूज होता था और बहुत ज्यादा नंबर में यूज होता था, ठीक है। मैक्सिमम यूज कौन से धातु का होता था, तो तांबे का होता था। इसी वजह से ही इस नगरी को, या मैं कहूँ इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा गया था, ठीक है। इस नगरी को क्या कहा गया था, ताम्रवती नगरी कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं कुछ और अन्य फैक्ट्स की। तो यहाँ से फर्स्ट फैक्ट एक निकल कर आता है कि ये धातु युगीन सभ्यता है। आपको जरूर ध्यान रखना है कैसी सभ्यता है, धातु युगीन सभ्यता। अब धातु युगीन सभ्यता का मतलब होता है जहाँ पर धातु का युग होता है, यानी मैक्सिमम जो है धातु का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उपकरणों का यूज कौन सी धातु का था, तांबे की धातु का। फर्स्ट फैक्ट यहाँ से आपका एक और तैयार हो गया। सेकंड बात करें अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो गाइज यहाँ से नाम जरूर पूछे जाते हैं कि सबसे पहले खोज किसने की थी, या ये जो नगर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन पहले 2013 लेवल 1 के अंदर पूछा जा चुका है, थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम में, कि ये जो नगर बसा हुआ है या आहड़ सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी, या मैं कहूँ किस शहर में बसी हुई थी, किस शहर के आसपास बसी हुई थी, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र लगता है, इस तरह से 3-4 तरह से क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पहले 1953 में अक्षय ने, ठीक है, इसको वन लाइनर में आपको तैयार करना है। सबसे पहले 1953 में अक्षय ने, अब क्या बात कह रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले 1953 में अक्षय ने, ठीक है। तो अक्षय से यहाँ पर याद कैसे करना है, अक्षय कुमार व्यास। तो सबसे पहले 1953 में अक्षय कुमार व्यास ने ही इस सभ्यता के अंदर खोज की थी, ठीक है। इस सभ्यता की खोज किसने की थी, तो अक्षय कुमार व्यास ने। या आपसे पूछा जाए कि भाई खोज का कार्य या उत्खनन का कार्य कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। किसके द्वारा, अक्षय कुमार व्यास के द्वारा, ठीक है। एक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये किसके आसपास, यानी आहड़ सभ्यता है वो कौन से शहर के आसपास बसी हुई थी। तो यहाँ से आपको नाम एज इट इज याद करना है कि उदयपुर के किनारे बसी हुई थी। उदयपुर के पास ये सभ्यता आपको मिलती है, ठीक है। उदयपुर नगर के पास आपको ये सभ्यता मिलती है, तो ये नाम जरूर याद रखना है, ये श्योर है, ठीक है। उदयपुर के पास ये सभ्यता आपको मिल जाती है। बात करें नदी की, तो यहाँ से तो आपको बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि ये आहड़ नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है, ठीक है। कौन सी नदी है, आहड़ नदी है। कौन सा शहर है, तो उदयपुर है, ठीक है। और किसने सबसे पहले खोज की, 1953 में अक्षय कुमार व्यास ने। तो यहाँ से 3 फैक्ट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इस नदी के किनारे क्या है, एक मिट्टी का टीला मिला था। जब अक्षय कुमार व्यास ने यहाँ पर खोज की तो उन्हें क्या मिला था, एक मिट्टी का टीला मिला था। अब बात करें इस मिट्टी का टीला की, तो मिट्टी का टीला क्या होता है, तो मिट्टी का टीला को एक टर्म के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है।
तो गाइस मिट्टी के टीले को हम क्या पढ़ते हैं, एक टर्म के अंदर पढ़ते हैं और वो टर्म क्या है, धूल कोट। ठीक है, क्या है इसका कंसेप्ट, धूल कोट इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धूल कोट का मीनिंग क्या है तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी का टीला। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है धूल कोट। तो धूल कोट का मतलब क्या है, मिट्टी का टीला। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता जो थी या आहड़ नगर वो किस तरह से खोजी, तो वहां पर पहले क्या था, उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे क्या बने हुए थे, मिट्टी का टीला बना हुआ था। ठीक है, मिट्टी के टीले थे, उसके अंदर वहां पर उन्होंने खोज की अक्षय कुमार व्यास ने 1953 में, और तब आपको जो है आहड़ नगरी के, आहड़ सभ्यता के बारे में पता चला था। ठीक है, और मिट्टी के टीले को क्या कहा जाता है, तो धूल कोट कहा जाता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की। तो घरों में औजार या उपकरण की बात हो रही है। ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि घरों में जो भी औजार या उपकरण यूज होते थे वो तांबे के बने होते थे। ठीक है, कौन सी धातु के, तांबे के। और तांबे के ज्यादा यूज होने के कारण ही आहड़ का दूसरा नाम क्या कहा गया, आहड़ का दूसरा नाम क्या था, ताम्रवती नगरी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट फैक्ट की। तो यहाँ पर लास्ट फैक्ट है कि यहाँ पर क्या मिलता है आपको, ठप्पो जो है, ठप्पे का व्यवसाय दिखता है, यानी कि बहुत सारे रंगाई छपाई के ठप्पे जो है आपको वो मिलते हैं, और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रंगाई छपाई का व्यवसाय था। ठीक है, कौन सा व्यवसाय था, तो रंगाई छपाई का व्यवसाय था। तो गाइज ये कुछ लगभग 8 से 10 फैक्ट है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मैंने आरबीएससी से तैयार किए हैं। उसमें से जो लेटेस्ट बुक चल रही है राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। इस टॉपिक से जितने भी फैक्ट बनते थे उन सबको मैंने यहाँ कवर कर दिया है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की और भी वीडियोज़ है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्लीज़ उन्हें चेकआउट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।